मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, लैप्रोस्कोपिक एंड जीआई कैंसर सर्जन। आज आपके साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शेयर करने आया हूँ। बहुत बार पेशेंट जो हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करवाते हैं और बायोप्सी करवाई जाती है। कभी कभी बायोप्सी के अंदर निकल आता है कि इसके अंदर तो एडिनोकार्सिनोमा आ गया, मतलब गॉल ब्लैडर में कैंसर पाया गया। अब क्या करें? तो यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू बी डिस्कस्ड कि गॉल ब्लैडर सर्जरी जो कि स्टोन के लिए की गई थी, आज की डेट में लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की जाती है। इसके बाद सारे गॉल ब्लैडर्स को बायोप्सी के लिए जरूर भेजना चाहिए। यस, बायोप्सी का कराने का पर्पस ही ये है कि अगर हम 100 पेशेंट्स की बायोप्सी भेजते हैं तो एक के अंदर कभी कभी कार्सिनोमा निकल आता है, इसको हम इंसिडेंटल कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब इशू उठता है कि ये आ गया तो अब क्या किया जाए? तो यस, ये चीज बिल्कुल भी एंटीसिपेटेड नहीं थी कि कैंसर आए, ना तो पेशेंट को, ना उसके अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर साहब को, और ना ही सर्जन को। ऑपरेशन करते टाइम भी ये नहीं आइडिया था कि इसमें ट्यूमर हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सरप्राइज आया जैसे ही बायोप्सी रिपोर्ट देखी, इसके अंदर तो ट्यूमर है। नाउ व्हाट? इट्स अ बिग सेटबैक फॉर द एंटायर टीम इंक्लूडिंग द सर्जन, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एज वेल एज द पेशेंट कि ये क्या हो गया। लेकिन इसको भी मैनेज करने का प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है कि ट्यूमर आ गया तो इट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। नो, इसको मैनेज करने के बाकायदा प्रॉपर प्रोटोकॉल बने हुए हैं। आइए समझते हैं कि क्या करना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए। तो सबसे पहले तो अपने इमीडिएटली जैसे ही बायोप्सी रिपोर्ट आती है तो पेशेंट हमारे पास तुरंत आते हैं दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब ये अब नॉर्मल रिपोर्ट आई है, अब क्या करें? तो एज ए सर्जन हम लोग सारे का सारा रिकॉर्ड उसका रिव्यू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पेशेंट की हिस्ट्री। क्या कोई हिस्ट्री में ऐसा पॉइंट तो नहीं था जो मिस हुआ जिसकी वजह से हम ये चीज समझ नहीं पाए? फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स पूरी दोबारा से रीस्कैन की जाती हैं। अगर मान लीजिए उसमें भी कोई इंडिकेटर नहीं है और सिर्फ बायोप्सी के ऊपर इंसिडेंटल कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर दिखता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम स्टेज करते हैं। स्टेज विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन एंड पेट सीटी स्कैन, ये देखने के लिए कि क्या ये डिजीज किसी और ऑर्गन में तो नहीं है। यस, अब सीटी स्कैन करने के बाद ये आइडिया लग गया कि नहीं, बीमारी जो थी वो गॉल ब्लैडर के अंदर ही थी और कहीं जगह पे नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो पैथोलॉजी रिपोर्ट आई है, हम अपने पैथोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करते हैं ये देखने के लिए। आपने ये तो बता दिया कि गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर है, अब आप हमें ये भी बताइए कि ये कैंसर गॉल ब्लैडर की किस लेयर तक पहुंचा हुआ है। गॉल ब्लैडर की दीवार होती है, ये कितनी गहराई तक इन्वॉल्व किए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब हम गॉल ब्लैडर को शरीर से हटाते हैं, जिस पॉइंट पे हम क्लिप लगा के गॉल ब्लैडर को हटाते हैं उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या वो मार्जिन जो है उसमें भी कैंसर के कण पाए गए? ये दूसरी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। तीसरे नंबर पे गॉल ब्लैडर निकालते निकालते साथ में एक लिम्फ नोड होती है, वो जरूर ऑलमोस्ट निकल ही आती सब पेशेंट्स में। क्या उसके अंदर भी ट्यूमर पाया गया? तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है हम पैथोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये स्पेसिमेन को प्रोसेस करके हमें बताएं। कभी कभी पेशेंट ने बायोप्सी कहीं और से करवाई होती है, तो हम उस ब्लॉक्स को, स्लाइड्स को रिव्यू करवाते हैं टू कंफर्म कि यस देयर इज एविडेंस ऑफ ट्यूमर। तो दोनों चीजें करवाने के बाद पैथोलॉजिस्ट की इंफॉर्मेशन से और रेडियोलॉजिस्ट की इंफॉर्मेशन से विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन और न्यूक्लियर मेडिसिन की हेल्प से पेट सीटी स्कैन से हम स्टेजिंग को है वो असेस करते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर ट्यूमर तो पाया गया लेकिन वो सिर्फ इनर लाइनिंग में ही था, गॉल ब्लैडर की दीवार की इनर मोस्ट लाइनिंग में था, उसने दीवार को और भेदा ही नहीं है। ऐसे पेशेंट्स में जो गॉल ब्लैडर सर्जरी की गई है दैट इज सफिशिएंट, उस पेशेंट में और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ट्यूमर गॉल ब्लैडर की लेयर्स के अंदर गहराई तक घुसा हुआ था और इसके अलावा सिस्टिक डक्ट का मार्जिन भी पॉजिटिव आया है पैथोलॉजी पे, तो ये सिचुएशंस होती हैं जब हमें दोबारा से इस पेशेंट को ऑपरेट करना चाहिए
ऑपरेट करके लिवर का कुछ हिस्सा जहां गॉल ब्लैडर अटैच रहता है वो वाला हिस्सा निकालना चाहिए। साथ में लिम्फ नोड्स निकालनी चाहिए जो कि गॉल ब्लैडर के एरिया को ड्रेन करती हैं। इस ऑपरेशन को बोला जाता है कंप्लीशन एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टमी, कि हमने पहले तो कोलिसिस्टेक्टमी कर दी लेप्रोस्कोपी से, अब उसके अंदर ट्यूमर के आ जाने की वजह से हमें ये कंप्लीशन करना पड़ रहा है, ताकि इन ऑर्गन्स को निकालने से कुछ भी माइक्रोस्कोपिक अगर डिपॉजिट्स भी हैं ट्यूमर के तो वो आगे चल के अपना स्वरूप ना धारण करें। इसको बोला जाता है कंप्लीशन एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टमी। मान लीजिए कि पैथोलॉजी पे आ गया इंसिडेंटल कार्सिनोमा और बाद में सीटी स्कैन और पेट सीटी स्कैन में भी पता लगता है कि पेट के अंदर या तो कहीं कहीं डिपॉजिट्स हैं या ओमेंटम में नोड्यूल हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर पेशेंट को कीमोथेरेपी का सहायता दी जाती है। आज की डेट में कीमोथेरेपी बड़ी ही वेराइटीज की है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स हैं, इवन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ गई हैं, बहुत एडवांसमेंट्स हो गई हैं कीमोथेरेपी में। और गॉल ब्लैडर कैंसर जो कि आज से 1 दशक पहले तक तो ये माना जाता था कि ये कीमो सेंसिटिव होता है, बहुत पुअर रिस्पॉन्स है, जबकि ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे पेशेंट्स कीमो को रिस्पॉन्ड करने लगे हैं और कीमो देने के कारण उनका ओवरऑल सर्वाइवल जो है वो बढ़ाया जा चुका है। तो इवन इन स्टेज 3 और स्टेज 4 पेशेंट्स एडजुवेंट थेरेपीज जो हैं, पैलिएटिव थेरेपीज हैं, उनका यूज करने से पेशेंट का ओवरऑल सर्वाइवल थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हो गया है। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, जब भी कभी इंसिडेंटल कार्सिनोमा आए तो उसके हिसाब से हम अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।